तो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई टच किया। ऑल्दो वहां पे क्लोजिंग नहीं आ पाई और लगातार 2 दिन हमें कंसोलिडेशन देखने मिला, बट स्टिल क्रिएटिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अब इससे भी बड़ी खबर आई थी मार्केट आज के बाद में कि इंडिया का जीडीपी 8.2% से ग्रो हुआ है, विच इज अ रिकॉर्ड हाई। विद दिस इंडिया स्टिल रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड इस डेटा के बेसिस पे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक सेंटीमेंट है और एक न्यू ऑल टाइम हाई जरूर आएगा, मतलब एक ब्रेकआउट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो भाई कहां तक बढ़ सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक इस मार्केट में क्या किया है, कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर मार्केट को लैग, चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। तो स्क्रीन पे जो चार्ट आप लोग अभी देख रहे हैं ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इसमें देखिए प्रीवियस वीक काफी वॉलेटाइल था इनफैक्ट, लेकिन हमें ये जो मेन ग्रीन कैंडल है, ये एक माराबूजो कैंडल है, ये हमें ये बताती है कि भाई जितने भी रेड कैंडल्स लगातार 3 दिन आई थी उन्हें एनगल्फ कर लिया गया, तो इसे एनगल्फिंग भी बोलते हैं। तो लगातार 3 रेड कैंडल्स की जितनी भी सेलिंग थी वो एक ही दिन में पूरी तरह से बाय कर ली गई। और अब ये जो 2 रेड कैंडल है, ये इनका मतलब होता है कि भाई ऑल टाइम हाई पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। अगर सीधा एक ब्रेकआउट आ जाता ना तो यहां पे आप कह सकते थे कि भाई एक फेकआउट के चांसेस बढ़ते हैं, बेयर्स अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर पाते थे, बट इस तरीके से अगर ब्रेकआउट आएगा तो इसे सस्टेनेबल ब्रेकआउट कहा जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये जो मेरा पुराना बार आप देख रहे हैं बना हुआ, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस बैंड है। तो निफ्टी अभी वहां पे अगर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो ये लॉजिकल भी है। और मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि ये महीना खत्म हुआ है, ये मंथ की कैंडल भी हमारे पास आ चुकी है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे, होल्ड ऑन, मैं इसमें से पूरी ड्राइंग हटा देता हूं पहले और इस चार्ट को मैं लाइन चार्ट पे कर देता हूं। तो अगर आप देखोगे लाइन चार्ट बेसिकली हमको सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन देता है, वो ओएचएलसी डेटा नहीं देता है, बट क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो इससे बड़ी मंथली क्लोजिंग आज तक निफ्टी में कभी नहीं हुई थी। सो ये एक और बुलिश नेचर है। सो ओवरऑल एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को या फिर एक मार्केट एनालिस्ट को ये पता होना चाहिए कि अभी हम किस ट्रेंड में है, एंड द आंसर इज अप ट्रेंड। चलिए वापस इसे कैंडलस्टिक पे कर लेते हैं और अब हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने मिल रहा है हमें। प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आई, प्रीवियस वीक के हाई को विजिट जरूर किया गया बट क्लोजिंग नहीं आई, तो हम इसे फिर भी एक कंसोलिडेशन एट ऑल टाइम हाई कहेंगे। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, सो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में यहां पे हुआ था कंसोलिडेशन इस कैंडल में। सो इस कैंडल का बेसिकली 27 नवंबर का हाई और लो ये रहेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आप समझिए कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है, और अगर लो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग फिर से एक साइडवेज से कंसोलिडेशन के मार्केट में रहेंगे। ऑल टाइम हाई के पास में कंसोलिडेशन होना कोई बुरी बात नहीं होती है। अब चलिए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कि भाई जिसके नीचे निफ्टी का बुलिश नेचर खराब हो जाएगा, और अगर निफ्टी बुलिश रहता है तो अब कहां तक बढ़ सकता है ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए मैं अपने चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। सो निफ्टी को खराब होने के लिए काफी क्लियर लेवल है हमारे पास में कि अभी भाई हम एक क्लियर एक अप ट्रेंड में है, और अगर ये अप ट्रेंड को ब्रेक होना होगा तो हमें ये प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत नीचे का लेवल है, बट जब रैली इतनी तेजी से आई थी तो नीचे के लेवल भी काफी दूर आते हैं। सो अंटिल एंड अनलेस वी आर अबव 25,850, अंटिल एंड अनलेस वी आर अबव 25,850, वी आर स्टिल इन अ बुलिश सिनेरियो। अगर ये लेवल टूट जाता है, जो कि एकदम से एक वीक में शायद ना भी टूटे, तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,600 का रहेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बुलिश सिनेरियो। अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, बेसिकली 26,300 को ब्रेक करता है, या फिर 27 नवंबर का हाई भी अगर ब्रेक कर देता है सस्टेनेबली, तो इस केस में हम एक बुलिश व्यू रखेंगे। अब बुलिश व्यू के लिए अगर आपको याद होगा, मैं इसको फिर से डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं। मैंने एक बुलिश सिनेरियो का टारगेट काफी दिन पहले से निकाल के रखा है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर निफ्टी विल बी 27,000 से लेकर 28,000 का रेंज। निफ्टी के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस शुड बी द अल्टीमेट टारगेट एज ऑफ टुडे। बेसिकली निफ्टी का एक वैल्यूएशन रेंज होता है, तो वैल्यूएशन के बेसिस पे निफ्टी अभी भी 30,000 को टच करने के लिए फिजिबल नहीं है। बेसिकली अगर निफ्टी अभी 30,000 टच कर लेता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं रहेगी, बट ऐसे में डेफिनेटली एक हेवी सेल ऑफ हमें देखने मिलेगा, क्योंकि अर्निंग्स उतना भी सपोर्ट नहीं की है मार्केट को। हेंस 27,000 से लेकर 28,000 वुड बी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो वो सिर्फ 5-6% ऊपर है, ओनली 6% का एक ब्रेकआउट है, काफी सस्टेनेबल रहेगा। उसके बाद में अगर रीटेस्ट करता है मार्केट विद वो, जो कि 1-2 क्वार्टर में अगर होता है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। एज ऑफ टुडे फ्रेश बाइंग करने के लिए मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। आप ऐसा समझो कि चीजें आज से महंगी कभी नहीं थी। ऑफकोर्स कई सारे स्टॉक्स डिस्काउंट पे फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे एकदम बुलिश ऑलरेडी है। मार्केट का हाई बन चुका है, तो ऐसे में बल्क इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं होता है।
हाँ, जब ये ब्रेकआउट आ जाएगा, टारगेट आएगा और फिर अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने आएगा, तब हम एक बार बल्क इन्वेस्टमेंट को सोच सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखना, व्हेन द टाइम कम्स आई विल लेट यू नो। चलिए सिमिलरली एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंकिंग इंडेक्स क्लियरली इस रैली का लीडर है, एकदम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी 50 के सबसे मेजर दो इंडेक्स जो होते हैं ना, वो होता है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, सेकंड होता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन शो कर रहा है, बट हु इज लीडिंग दिस रैली? इट इज द सिंपल आंसर इज बैंकिंग सेक्टर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर एनर्जी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें मेजर प्लेयर रिलायंस है। रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमारे प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में और कितनी रैली बची है भाई? तो द आंसर इज 3% सो अगर बैंकिंग सेक्टर 3% ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 भी काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो ये दोनों ही टारगेट अचीव होने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर का हम एक बेरिश एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्लियर एक बुल रन में दिख रहा है आपको, हायर हाइक फॉर्मेशन चल रही है, बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग क्वाइट वेल। सो इसमें मैं डाउनसाइड एनालिसिस नहीं करूंगा, बट फिर भी एक अच्छा लेवल टू अक्यूमुलेट मोर वुड बी 57,000 का लेवल, जो बहुत जल्दी शायद नहीं भी आए। चलिए अब देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन कैसी है। ऑलराइट, तो ये डेटा काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है। अगर आप इस सीरीज को काफी समय से फॉलो कर रहे हो, लगभग मुझे 30 से ज्यादा हफ्ते हो चुके हैं ये वीकली एनालिसिस अपलोड करते हुए। जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से हम लोग साइडवेज टू बेरिश मार्केट में ही थे। बहुत कम बार हमें ऐसा देखने मिला है कि पुट ओआई इतना ज्यादा है। 26,000 का पुट ओआई आप देखिए, 2.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इस पे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन, जो उन्होंने अगर कोई कॉल या पुट को सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, दे आर नॉट बेसिकली ऑप्शन बायर्स जो रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है, और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने लॉट्स ओपन है, ये डेटा हमें ओपन इंटरेस्ट का ये वाला चार्ट दिखाता है। तो एज यू कैन सी 26,000 पे इतना ज्यादा पुट ओआई है, मतलब 26,000 ब्रेक होने के चांसेस अंटिल दिस इन दिस एक्सपायरी इज नेग्लिजिबल। अगर ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा फॉलो थ्रू आएगा, बट कुछ सोच समझ के इतना पैसा लगाया होगा क्यूआईबीज ने। क्यूआईबीज मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये वो लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। आप खुद सोचो, 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट इमीडिएट सपोर्ट? द इमीडिएट सपोर्ट इज एट 26,200, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,500 पे सबसे बड़ा पुट कॉल हुआ है। कॉल मतलब बेयर्स का ओपन इंटरेस्ट होता है। अगर 26,500 ब्रेक होता है तो कोई टेक्निकली ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ी कोई पोजीशन नहीं बनी है। बेसिकली ऊपर के लेवल पे 26,500 के ऊपर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है, और होगा भी कैसे? देयर इज नो टेक्निकल रेजिस्टेंस ओवर देयर, राइट? बेसिकली एक बुल रन बोलते हैं इसे। नाउ एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि भाई दिसंबर एक्सपायरी का टोटल ओआई कैसा बना है। तो टोटल ओआई की बात करें तो ये तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। 26,000 पे नॉन डायरेक्शनल पोजीशन कुछ डली हुई है। अगर डायरेक्शन आ जाती है मंडे को तो मोस्ट लाइकली ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कॉल ओआई 27,000 के लेवल पे है। दिस इज फैंटास्टिक। तो बेसिकली बेयर्स थोड़े से डर के पीछे बैठे हुए हैं, ये हमको कन्विक्शन आता है। और बुल्स जो सबसे बड़ा पुट हुआ है तो 26,000 पे लेके बैठे हुए, फॉलोड बाय 25,500। तो ओवरऑल तो चीजें काफी बुलिश दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईज कैसी पोजीशन बना के बैठे। सो इस डेटा में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिला है। प्रीवियस वीक एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन अगर आप देखो इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, फ्यूचर इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन, और हम एफआईआई का एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस वीक में ये नंबर 11.5% था, और इस वीक में ये नंबर बढ़ के 18.7% हुआ है। तो एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स को कहीं ना कहीं काटा है, लॉन्ग में अपनी पोजीशन को बढ़ाई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट फॉर अ रियल बुल मार्केट टू कम, ये नंबर 30% से और टॉपल ऊपर होना चाहिए, इनफैक्ट 50% से ऊपर जाना चाहिए। ये नंबर बुल मार्केट का एंड जनरली तब कंसिडर किया जाता है जब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन, ये वाला जो डब्बा है, ये 80% से ऊपर जाता है। तो फिलहाल हम लोग बुल मार्केट में अभी भी नहीं है, जस्ट प्रीवियस ईयर का हाई विजिट किया है हमने। बुल मार्केट तो तब आएगा जब ब्रेकआउट हो और मार्केट और ऊपर ऊपर जाने लगे। तो इस डेटा को ट्रैक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्री टेलीग्राम पे मैं मिड वीक भी करता हूं इस डेटा को। तो अगर फ्यूचर इंडेक्स पे ओपन इंटरेस्ट की बात करी जाए तो ये प्रीवियस मंथ का है। देखिए प्रीवियस मंथ में इस वीक पे सबसे हाईएस्ट ओआई था बेसिकली लॉन्ग साइड पे, जो कि था अक्टूबर 24 का जो वीक था, राइट? तो 24 अक्टूबर को जो वीक खत्म हुआ था तब एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और उसके बाद से ओपन इंटरेस्ट कम होते गया, 18 तक के कभी नहीं पहुंचा था, तो अब जाके वो 18-19 के लेवल पे पहुंचा है। तो दिस इज अनदर ऑप्टिमिस्टिक साइन। चलिए अब देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफआईआईज ने क्या किया है। तो ये रहा प्रीवियस वीक के कैश मार्केट का डेटा। आप देख पा रहे होंगे कि टुकड़ों टुकड़ों में उनकी बाइंग रिज्यूम तो हो रही है। इट इज स्टिल नॉट अ वेरी गुड रिपोर्ट, अभी भी वो नेट सेलर्स ही है। प्रीवियस वीक उन्होंने 2 दिन बाइंग करी और 2 दिन में उन्होंने फिर से पूरी सेलिंग भी कर दी। सो ले दे के दे हैव टू बी लिटिल बिट एटलीस्ट नेट बायर्स, ताकि डीआईएस को मार्केट में सपोर्ट मिले। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को अनकंडीशनल बायर बोला जाता है। आप एसआईपी करते हो, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही वो है जो वॉलिटिलिटी लेके आते हैं मार्केट में। इन्होंने नया पैसा लाया तो आता है क्लीन ब्रेकआउट। तो अभी भी हम लोग एकदम क्लीन ब्रेकआउट के सिचुएशन पे नहीं है, बट द डेटा शोज कि भाई नवंबर में कुछ दिन तो भी उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग करी, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अब अगर आप एक चीज देखो मंथली बेसिस पे, क्योंकि मंथ का लास्ट एनालिसिस वीडियो है,
तो अब इस पे अगर आप देखोगे तो मंथली बेसिस पे एफआईआईज ने प्रीवियस मंथ में नेट सेलिंग ही की है। प्रीवियस मंथ उनकी सेलिंग कम हुई थी, 2000 करोड़ पे आ गई थी, विच वॉज वेरी गुड। अब 17,000 करोड़, 17,500 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये डेटा अगले महीने में एटलीस्ट ग्रीन रहेगा तो हम एक बुल मार्केट में आएंगे, ये हमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं प्रीवियस 3 डेटा को एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। एफआईआई कैश मार्केट में अभी भी अच्छी बाइंग नहीं कर रहे, तो ये एक साइन ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा फ्यूचर इंडेक्स पे लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। ओपन इंटरेस्ट जो है वीकली एक्सपायरी का और मंथली एक्सपायरी का, वो भी काफी बुलिश है, पुट वाइज ज्यादा है, अनदर बुलिश साइन। टेक्निकली हम ऑल टाइम हाई के पास में कंसोलिडेट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो सस्टेनेबल ब्रेकआउट इंडिकेशन। और जीडीपी डेटा भी बहुत अच्छा आया है। सो ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस तो एक ब्रेकआउट ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन याद रखिए प्रीवियस स्विंग लो जो हमने मार्क किया था, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको एक डाउन साइड का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। ओवर वैल्यूड मार्केट में बाइंग नहीं करना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से काफी लोगों ने पहले ही अच्छी पोजीशन बना के रखी थी और अब आपको फायदा हो रहा है। अब बड़ी पोजीशन बनाने का सही समय नहीं है। चलिए विद दैट सेटअप देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। सो हर वीक हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और मंथ के लास्ट डे पे हम मंथली करते हैं, तो दोनों भी करके देखेंगे इस बार। सो वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में एक हमें अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। उसका इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर पे भी देखने मिला होगा कहीं ना कहीं। तो आईटी सेक्टर में भी 1.4% का एक अपसाइड था। ओवरऑल मंथली बेसिस पे देखोगे तो आईटी सेक्टर ने इस महीने मार्केट को लीड किया है। तो जहां बाकी सेक्टर्स मार्केट को इतना आगे आउट परफॉर्म नहीं किए, वहां इस महीने आईटी सेक्टर वाज द वन जो लीड कर रहा था। इन्फोसिस और टीसीएस में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने भी मिली होगी। चलिए, तो द टॉप सेक्टर ऑफ दिस वीक वाज फार्मा सेक्टर एंड पीएसयू बैंक्स एंड मेटल। आपको पता होगा पीएसयू बैंक्स एंड मेटल के ऊपर में हमारा थोड़ा सा बुलिश व्यू चल रहा है, तो वो भी एक अच्छे से काम किया। एंड ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर तो था ही। ओवरऑल निफ्टी 50 जहां 0.5% बढ़ा, जितने भी सेक्टर्स उससे ज्यादा बड़े हैं ना, उन्हें आप आउट परफॉर्मर्स कहोगे। सो आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, मेटल, ये सारे काफी अच्छे दिख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में प्रीवियस वीक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, तो यहाँ पे एक साइन ऑफ कंसर्न है। एनर्जी सेगमेंट भी ओवरऑल मार्केट को थोड़ा सा लैग ही किया है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें तो पीएसयू बैंक्स लीडर रहे हैं, अभी भी ये सेक्टर काफी बुलिश है, इसमें और भी ब्रेकआउट आना बाकी है। आज की वीडियो में हम पीएसयू का चार्ट वापस रिविजिट करते हैं। नेक्स्ट आईटी सेक्टर में भी एक रिवर्सल आया है, इसका भी चार्ट आज देख लेंगे। ऑटो, फार्मा, दीज आर ऑल्सो डूइंग वेल। अब देखा जाए तो क्लियर तो आईटी सेक्टर में और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में हमें अच्छी खासी रिवर्सल या फिर रैली देखने मिली है, तो उन दोनों का एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी पीएसयू का चार्ट। इसे ना मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखना चाहूंगा, बड़े बड़े ट्रेंड्स हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो आपको एक क्लियर एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा। तो लास्ट मंथ भी हमने इसी चीज की बात करी थी, इस महीने वो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और ऊपर ऊपर गया है, राइट। सो एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बना था। देखिए 2024 के हाई से फिर मार्केट ने कभी हाई ही नहीं बनाया था, जबकि बैंक निफ्टी ने अपना हाई फिर से बनाया भी था। पिछले रैली में बैंक निफ्टी लीडर था, पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो अब कर रहे हैं। तो ये पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात होती है। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर और कितना अपसाइड पोटेंशियल रखता है, इसके लिए हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज करेंगे। अगर आप चार्ट एनालिसिस अच्छे से सीखना चाहते हो डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन से प्राइस एक्शन कोर्स को जरूर कंसिडर करना। इट इज अ लाइफ स्किल और ये हमें बताता है कि भाई पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में और 30% ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अगर आपने सही स्टॉक्स पीएसयू बैंक के पिक कर लिए तो वो आपको ओवर 50% रिटर्न्स भी दे सकते हैं। ओवरऑल इंडेक्स में अगर 30% की पोटेंशियल होती है, तो जो इंडेक्स को लीड करते हैं कुछ स्टॉक्स होते हैं, देखो सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे और सारे बढ़ के जितना बढ़ेंगे वो 31% पे आएगा। तो जो स्टॉक पीएसयू बैंक्स में इंडेक्स लीडर रहेगा ना, उस स्टॉक में आपको काफी बेटर रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं। ऑफकोर्स ये एक महीने में नहीं हो जाएगा, इट टेक्स टाइम, बट कुछ क्वार्टर्स में भी अगर आपको इतने रिटर्न्स बनते हैं तो ये 2 साल भर के रिटर्न्स है। तो ये था पीएसयू बैंक का चार्ट। इसके चार्ट में और भी इंटरमीडिएट लेवल्स बनते हैं जो हम सब्सिक्वेंटली और आगे डिस्कस करेंगे। तो अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट अस नाउ चेक द निफ्टी आईटी चार्ट। तो ये रहा हमारा आईटी इंडेक्स। हमने शायद से डिस्कस भी किया था क्योंकि मैंने लेवल्स यहाँ बना के रखे हैं। हो सकता है मैंने अपने लाइव क्लास में भी लेवल्स बनाए होंगे या हो सकता है वीकली एनालिसिस में बनाए होंगे। सो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर में भी क्लोजिंग आई है और उससे पहले का जो एक स्विंग हाई था। सो मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको बड़ी पिक्चर दिखती है। तो ओवरऑल पिछले 3 महीनों में 1, 2, 3, इनफैक्ट ये चौथा महीना जो हैवी रेड महीना था, इन 4 महीनों में अभी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। देखिए इस महीने की क्लोजिंग यहाँ पे, जुलाई महीने की क्लोजिंग इस लेवल पे थी, फिर ये महीने की लेवल इस लेवल पे थी एंड फाइनली ये जो नवंबर महीना क्लोज हुआ है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मतलब इसी को रिवर्सल साइन कहा जाता है। सो आईटी इंडेक्स में भी हमें एक अच्छा नेचर देखने मिल सकता है। याद रखिए आईटी इंडेक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। सारे के सारे बिजनेसेस ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहे हैं। इनका सेंटीमेंट अच्छा नहीं था इसलिए ये करेक्ट हो जाते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर काफी दिनों से कंसोलिडेट ही कर रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसे पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूं, लेकिन ब्रेकआउट अगर आएगा, आईटी सेक्टर जनरली ऐसा ही होता है। आपको मैं प्रीवियस चार्ट भी दिखाता हूं, कई समय तक, लंबे समय तक वो कंसोलिडेट करता है। देखिए यहाँ पे भी एक लंबा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला होगा निफ्टी आईटी में। लंबा कंसोलिडेशन आता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है, फिर सेम लेवल पे आता है जैसे कि अभी है, और फिर एक बड़ी रैली आती है, फिर से हम सेम कहानी दोहराई जा रही है अभी इस चार्ट पे।
चलिए, तो सेक्टर्स टू वॉच में अभी पीएसयू बैंक्स एंड आईटी सेक्टर रहेंगे एंड ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हम फिलहाल बुलिश ट्रीट कर रहे हैं। सो टू समराइज दिस वीडियो, द इकोनॉमिक डेटा इज वेरी गुड, निफ्टी का पैटर्न भी काफी अच्छा बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर जो कि इंडेक्स के सबसे दो बड़े हैवी वेट्स होते हैं, वो एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। नाउ द ओनली थिंग टू वॉच इज एफआईआई कैश मार्केट में बाय करते हैं क्या। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन से कोई भी कोर्स उठा के पढ़ लेना। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू in the next one.